10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, तो आज अपन खनिज के अंतर्गत ऊर्जा खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रदत्त दो प्रमुख खनिजों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला था धात्विक खनिज और दूसरा था अधात्विक खनिज। धात्विक और दूसरा था अधात्विक खनिज था, तो इन दोनों का अध्ययन किया था। तो आज अपन ऊर्जा खनिज के बारे में जानेंगे। तो ऐसे खनिज जिससे ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो बिजली प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, या अपन यूं कह सकते हैं कि जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। अर्थात ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आने वाले तीन प्रमुख खनिज है, जिसमें सबसे पहले है पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, और तीसरा इसके अंतर्गत परमाणु खनिज आता है। परमाणु खनिज, ये तीन प्रकार के जो खनिज है इनको अपन ऊर्जा खनिज के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें वनस्पति व जीवों के सागरीय भाग में दबने से प्राप्त होते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत रासायनिक व तापीय ऊर्जा द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म खनिज कहते हैं। जीवाश्म खनिज के नाम से जानते हैं। अर्थात आज से लगभग 7.2 लाख वर्ष पुरानी जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें स्पंज की भांति पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर भारत में वनस्पति और जीवों की सागरीय भाग के दबने और उसमें रासायनिक वो जो तापीय ऊर्जा द्वारा प्रक्रिया हुई थी उसे जो खनिज बने थे उसे जीवाश्म खनिज के नाम से जानते हैं। और जीवाश्म खनिज में पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु है खनिज। लेकिन उसमें परमाणु खनिज तो थोड़ा अलग रह जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं जीवाश्म खनिज के अंतर्गत मुख्य रूप से। तो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमारे देश में अनेक है। हालांकि हमारे देश के अंतर्गत 90% उत्पादन मात्र 4 राज्यों के अंतर्गत होता है। कितने राज्य? 4 राज्य के अंतर्गत। ऐसे राज्यों में है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और असम। इन 4 राज्यों के अंतर्गत हमारे देश का 90% पेट्रोलियम का उत्पादन वर्तमान समय के अंतर्गत हो रहा है। हालांकि सबसे पहले डिगबोई असम के अंतर्गत पेट्रोल की खोज हमारे देश के अंदर की थी, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत ये महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में इसके भंडार है वो भरपूर रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसके राज्यों के अंतर्गत प्रमुख अन्य राज्य भी है, जिसमें है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। अर्थात ये ब्रह्मपुत्र घाटी, सूरमा घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी के अंतर्गत भी इसके भंडार हमें मिले हैं।
इसके अलावा बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, बॉम्बे हाई, यह अरब सागर के अंतर्गत भाग है। अरब सागर अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि चाहे बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हो या अरब सागर के आसपास वाले क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार काफी मात्रा के अंतर्गत मिले हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में 24 बड़ी रिफाइनरियां हैं। कितनी हैं? रिफाइनरी 24 रिफाइनरियां हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रिफाइनरियों के रूप में देखा जाए तो जैसे बरौनी, इसी प्रकार बॉम्बे या मुंबई, जामनगर, हल्दिया, इन क्षेत्रों के अंतर्गत कई प्रकार की मिली है। कहने मतलब हमारे देश में रिफाइनरियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा एक और रिफाइनरी है मथुरा के अंतर्गत भी स्थापित है। तो भारत की ये 4-5 महत्वपूर्ण रिफाइनरियां हैं, लेकिन 24 छोटी बड़ी रिफाइनरियों की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जैसे राजस्थान के अंतर्गत मंगला क्षेत्र जो बाड़मेर के अंतर्गत है, जहां पर भी पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, मंगला क्षेत्र, और ये क्षेत्र कहां पर है? राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत है, जहां पर भी तेल की असीम संभावनाएं हमें प्राप्त है। और यहां पर उत्खनन का कार्य हमारे देश में 2005 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 2005 से हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, असम या गोंडवाना लैंड का जो भूभाग है भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहां पर हमें तेल के अनेकों भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में इसके अलावा देखें तो राजस्थान के अंतर्गत भी इसके अच्छी संभावनाएं हैं। एंड कहने मतलब पेट्रोलियम के बाद में प्राकृतिक गैस को लेते हैं, जो कि पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, और यह प्राकृतिक गैस है, यह पेट्रोल की अपेक्षा हल्का होता है। इसलिए जहां पर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं वहीं पर प्राकृतिक गैस के भी भंडार पाए जाते हैं। तो हम सेकंड को लेते हैं एंड प्राकृतिक गैस को लेते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार है वो हमारे देश के अंतर्गत अधिकांश रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा असम में भी है, त्रिपुरा में भी है। अपन कह सकते हैं कि असम, त्रिपुरा, राजस्थान, यहां से प्राकृतिक गैस के अनेकों भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। एंड कहने मतलब जहां जहां पेट्रोलियम है वहां लगभग कहने मतलब प्राकृतिक गैस के भंडार भी मौजूद है। और अभी आपको बताया था कि 90% जो पेट्रोलियम का उत्पन्न होता है वो मात्र 4 राज्यों के अंतर्गत होता है, जिसमें है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और असम। एंड कहने में भारत की मानचित्र में देखें तो इन 4 राज्यों के अंतर्गत इनके भंडार हमें अधिकांश रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब है प्राकृतिक गैस का क्या उपयोग होता है। उपयोगों के रूप में देखें तो सबसे पहले रसोई गैस के रूप में, किसके रूप में? रसोई गैस के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है उर्वरक के रूप में, उर्वरक अर्थात खाद के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विशेषकर प्राकृतिक गैस का उपयोग है वो 3 क्षेत्रों के रूप में किया जाता है, रसोई गैस के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में और उर्वरक के रूप में। अर्थात जिस तरीके से पेट्रोलियम का प्रयोग वाहनों में किया जाता है, उसी प्रकार प्राकृतिक गैस का भी उपयोग है वो वाहनों के अंतर्गत किया जाता है। तो कहने मतलब राजस्थान में भी इसी तरीके से कुछ पेट्रोलियम के भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान की बात करें
तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के कई भंडार है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोलियम की प्रमुख भंडार राजस्थान के अंतर्गत टोटल 12 भंडार हमें मिले हैं, लेकिन ये भंडार 4 जिलों के अंतर्गत सर्वाधिक है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं जैसलमेर, इसके बाद में दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है गंगानगर। तो यहां से हमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अनेकों भंडार है वो प्राप्त हुए हैं। एंड मुख्य रूप से जो भंडारों की संख्या वो कितनी है, 12 है। कितने भंडार प्राप्त हुए हैं, 12 भंडार, जिसके अंतर्गत है बेसिन के रूप में इन्हें विभाजित किया गया है। एंड बीकानेर गंगानगर बेसिन, बीकानेर गंगानगर बेसिन, दूसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, तीसरा है सांचौर गुड़ामालानी बेसिन, गुड़ामालानी बेसिन और चौथा है जैसलमेर बेसिन। एंड जिसके अंतर्गत एक नहीं उसके आसपास वाले 4-5 गांवों का सामूहिक भाग भी आता है, या 2-3 पंचायतें भी हो सकती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं 4 बेसिनों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। ये जो मंगला क्षेत्र है, अभी आपको बताया था, यह आपके सांचौर गुड़ामालानी बेसिन के अंतर्गत आता है बाड़मेर में। हालांकि ये बाड़मेर के बहुत ही नजदीक है, अर्थात कवास क्षेत्र के अंतर्गत है, लेकिन कवास और मंगला क्षेत्र को भी सांचौर गुड़ामालानी बेसिन के अंतर्गत हमारे भारत के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन 4 बड़े बेसिनों के रूप में विभाजित किए गए हैं। यहाँ पर लगभग अनेकों कुएं मिले हैं। एंड लगभग 95 कुओं की खोज की गई है। 95 कुएं, इन कुओं की खोज का कार्य केर्न एनर्जी नामक कंपनी कर रही है। केर्न एनर्जी, ये कंपनी स्विट्जरलैंड की है। ये कंपनी स्विट्जरलैंड की है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा, अर्थात भारतीय गैस प्राधिकरण विभाग के द्वारा गैस और पेट्रोलियम दोनों की खोज का कार्य वर्तमान समय के अंतर्गत तेजी से चल रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा। एंड भारत के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं और परमाणु से संबंधित खनिज कौन से हैं। तो तीसरा भाग लेते हैं परमाणु खनिज। परमाणु खनिज की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हमारे देश में 1948 के अंतर्गत हुआ था और वर्तमान समय के अंतर्गत छोटे बड़े 17 रिएक्टर केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। रिएक्टर केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो परमाणु ऊर्जा के रूप में देखें तो प्रमुख खनिजों के रूप में भी अनेकों खनिज है। ऐसे खनिज के रूप में हम कुछ खनिजों के नाम लेते हैं, जैसे यूरेनियम, इसके बाद में है थोरियम, तीसरा है इल्मेनाइट और चौथा है बेरिलियम। एंड ये 4 प्रकार की जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज है, ये हमारे देश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के केंद्रों के रूप में देखा जाए
तो यूरेनियम के भंडार है, ये धारवाड़ के पठार के अंतर्गत है। धारवाड़, ये धारवाड़ कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थापित है। तो धारवाड़ के अंतर्गत है, अर्थात ऑर्कियन चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। ऑर्कियन सेल एंड ऑर्कियन चट्टानों के अंदर कौन सा खनिज? यूरेनियम, अर्थात यूरेनियम के भंडार अधिकांश रूप से धारवाड़ में है। इसके अलावा कुछ और भी केंद्र है, इन केंद्रों के नाम, राज्यों के नाम देखें तो आपकी किताब में दिए गए हैं, जिसमें है आपके बिहार, केरल और राजस्थान। तो कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक, बिहार, केरल, राजस्थान, इन राज्यों के अंतर्गत यूरेनियम के भंडार वर्तमान समय के अंतर्गत हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में है थोरियम। थोरियम के भंडार केरल और बिहार के अंतर्गत मिले हैं। केरल की मोनोजाइट रेत, कौन सी रेत? मोनोजाइट रेत में इसके भंडार है। और उसके बाद में सेकंड स्थान बिहार को प्राप्त है। एंड बिहार राज्य के अंतर्गत भी थोरियम खनिज के अंतर्गत छोटे बड़े कई भंडार स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के भंडार मात्र केरल के अंतर्गत है, अर्थात केरल की बालू रेत में इसकी भंडार है। कहाँ भंडार है? केरल की जो बालू रेत पाई जाती है वहां पर इल्मेनाइट खनिज का खनन है, वो वर्तमान समय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी प्रकार बेरिलियम, बेरिलियम के भंडार भी बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश। तो आपको कहने मतलब इन खनिजों के नाम और इनके उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, इनका नाम विशेष रूप से इसके अंतर्गत याद रखना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु खनिज मुख्य रूप से 4 है: यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम। अर्थात जो हमारे देश के परमाणु परीक्षण पोखरण के अंतर्गत किए गए थे तो उसमें भी यूरेनियम खनिज का है वो उपयोग किया गया था। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी यूरेनियम के अलावा थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम जैसे खनिजों का भी उपयोग है वो हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो खपत है वो भी काफी है, और इससे संबंधित जो खनिजों के भंडार है वो भी अलग अलग राज्यों के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अब हमारा टॉपिक है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। राजस्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है। अर्थात अपना टॉपिक है छोटा सा राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। अजायब घर इन कहने का तात्पर्य कि राजस्थान के अंतर्गत 89 प्रकार के खनिज 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 79 प्रकार के अंतर्गत, जिसमें 44 प्रकार के बड़े खनिज है, 23 प्रकार के लघु खनिज है और 12 प्रकार के इसमें अन्य खनिज या गौण खनिज के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से 44, 23 और 12 एन कहने में टोटल अपनी यूं कह सकते हैं कि 79 प्रकार की खनिज राजस्थान के अंतर्गत मिलते हैं। अर्थात हमारे देश में खनिज दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश। इसके बाद में दूसरा स्थान है वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। और इसके बाद में तीसरा स्थान राजस्थान का है। कौन से राज्य का है? राजस्थान का है। तो कहने का मतलब ये तो स्थान के रूप में हुए, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है।
राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे उत्तम कोटि का भी है और सबसे घटिया किस्म का भी कोई कहने मतलब कोई भी खनिज है वो राजस्थान के अंतर्गत मिलता है। दूसरी तरफ बड़े भी है, लघु भी है और गौण प्रकार की। तो आप समझ गए होंगे इतने प्रकार के खनिजों के पाए जाने के कारण इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ नगरियां हैं वो खनिजों के नाम से ही प्रसिद्ध है, जैसे तांबा नगरी। तांबा नगरी कहते हैं झुंझुनू राज्य के अंतर्गत झुंझुनू जिले के अंतर्गत इसका स्थान है झुंझुनू। तो दूसरी तरफ संगमरमर नगरी नागौर अर्थात मकराना है। कौन सा स्थान है? मकराना। तो मकराना को संगमरमर नगरी के नाम से जानते हैं। तो तांबा नगरी खेतड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेतड़ी को कहते हैं। एंड कहने का मतलब यह कि खेतड़ी है वो झुंझुनू के अंतर्गत है और मकराना है वो कहाँ है? नागौर के अंतर्गत स्थित है, जहां पर संगमरमर नामक पत्थर पाया जाता है। तो कहने में तांबा और संगमरमर के भंडार भी अधिकांश रूप से कहां पर स्थापित किए गए हैं? राजस्थान के अंतर्गत स्थापित है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ ऐसे भी खनिज है जिनका भारत में प्रथम स्थान है, अर्थात राजस्थान का प्रथम स्थान वाले भी कुछ खनिज है। ऐसे खनिजों के नाम लिखें तो इसमें है तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, जिप्सम। इसके अलावा वॉलस्टोनाइट, तांबड़ा, संगमरमर जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जास्पर है, रॉक फॉस्फेट है, ये भी है जास्पर, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन जैसे खनिज मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये अनेकों खनिज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का भारत के राज्यों में कौन से खनिजों के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त है? कोई 4 के नाम लिखिए। तो इतने सभी नहीं याद रहते, तो कम से कम आपको 4 खनिजों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक को आधा करके पूछ सकते हैं, आधा प्लस आधा 4 बार देकर के इन 4 स्थानों के नाम, अर्थात 2 नंबर का पार्ट है। तो कहने मतलब इसमें 4 खनिजों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, जिप्सम, वॉलस्टोनाइट, तांबड़ा, संगमरमर, जास्पर, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, ये सारे ऐसे खनिज है जिनका हमारे देश के अंतर्गत पहला स्थान है। इसके अलावा एक और खनिज नाम याद आ गया, उसका नाम है एस्बेस्टस नामक भी खनिज है। तो इन खनिजों का भारत के अंतर्गत पहला स्थान है, इसलिए भारत को खनिजों का अजायब घर कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन खनिजों का कहीं न कहीं हमारे देश के अंतर्गत राजस्थान राज्य का भी स्थान है। तो इसी के साथ अपना पाठ तो पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ प्रश्नों को करके आपको बताते हैं कि इसमें पाठ के अंदर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं मुख्य रूप से। हालांकि ये पूरा पाठ है 2 अंक का है, लेकिन 1 अंक का इसमें मानचित्र भी आता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं
इस पाठ के अंतर्गत जैसे पहला प्रश्न है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। हालांकि खनिजों को 3 भागों, वर्गीकरण शब्द आ जाए तब 3 भागों में बांटना है, धात्विक, अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। इसी प्रकार यूं भी बनता है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? कहते हैं, कोई 2 के नाम लिखिए, कोई 2 के नाम लिखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न यूं बनता है, जैसे बॉक्साइट के 4 उपयोग लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से कोयले के 4 प्रकार कौन से हैं? कोयले के 4 प्रकार कौन से है? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यूं भी बनता है, जैसे कोई चार परमाणु ऊर्जा खनिजों के नाम लिखिए। एंड परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। यहाँ अंतिम क्वेश्चन इसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिल्कुल, ये पाठ नंबरिकल है, क्वेश्चन नंबरिकल आते हैं। अब इसमें जैसे खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे 1 प्लस आधा बराबर 2। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा है, तो इसका मतलब यहाँ खनिज भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार का। तो पहला धात्विक है, दूसरा अधात्विक है। तो धात्विक 1 नंबर का है और धात्विक आधे नंबर का है। ऊर्जा खनिज भी आधे नंबर का है, 2 नंबर का हो गया। इसी तरीके से ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? तो 1 अंक होगा। फिर आपको कोई 2 खनिज पूछे तो आधा प्लस आधा कर सकते हैं। आधा प्लस आधा यानी बराबर कितना बन गया? 2 बन गया। कितना बन गया? 2 बन गया। इसी तरीके से अपना तीसरा प्रश्न है, बॉक्साइट के 4 उपयोग लिखिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 4 बराबर 2। एंड आप समझ गए होंगे कि कोई 4 खनिजों के नाम लिखने हैं और उपयोग लिखने हैं, और प्रत्येक उपयोग कितने नंबर का है? आधे नंबर का है। कितने नंबर का है? आधे नंबर का है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोयले के 4 प्रकार कौन से हैं? तो इसको यूं भी कर सकते हैं, आधा प्लस आधा बराबर 2। है ना? आप कहने वाले इसको भी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न के प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले तो प्रकार कौन से हैं, तो उनके प्रकार 4 है। इतना ही नहीं बल्कि प्रकारों के नाम भी लिखने हैं, जैसे बिटुमेंस, एंथ्रोसाइट, पीट और लिग्नाइट। जो भी है, इन चारों खनिजों के नाम और उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी करना है, तब आपका ये पूरा प्रश्न राइट होगा, अन्यथा राइट नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अपना 5वां प्रश्न है, कोई 4 परमाणु ऊर्जा खनिजों के नाम लिखिए।
तो कहने वाला आधा इंटू 4 और बराबर 2 अंक का बनाया जा सकता है। अब राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? सीधा 2 आता है, विभाजन नहीं होता है, कोई बात नहीं, विभाजन नहीं होता है तो भी आप छोटे छोटे 2 पैराग्राफ बना सकते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े, 23 प्रकार के छोटे और 12 प्रकार के लघु खनिज है। राजस्थान के कुछ शहरों को खनिजों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे तांबा नगरी खेतड़ी को कहते हैं, तो संगमरमर नगरी मकराना को कहते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि राजस्थान का भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे खनिज है जिनका प्रथम स्थान भी है, जैसे सीसा, जस्ता, जास्पर, एस्बेस्टस, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, वॉलस्टोनाइट, चांदी वगैरह ये जो है, तो इन खनिजों के नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा आप लिखते हो तब जाकर के आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। एंड यहाँ पर पॉइंट नहीं बल्कि सीधा भी लिखते हैं तो भी कोई गलत होने वाला आंसर नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत बनते हैं। तो आज अपना पैराग्राफ यहीं पर खत्म होता है, अगला अपन कल देखेंगे।